डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर उसके नीचे मेजर होते हैं वो निगेटिव, और जो डिस्टेंसेस या हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर मेजर होती है वो निगेटिव। माने मेजरमेंट ऐसे किया जाएगा, स्केल यहाँ रख के मेजर की जाएगी तो ये पॉजिटिव, स्केल यहाँ रख के मेजर की जाएगी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है या ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ऐसा मेजर किया जाएगा ना, तो ये निगेटिव होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो अब आप देखो कि ये सब साइन ऑफ कन्वेंशन मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यू यूनिवर्सल नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इट टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एफ नेगेटिव क्यों है इसमें? ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होगा यहां से यहां तक, पैरेलल टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए नेगेटिव है। क्योंकि इमेज डिस्टेंस इधर ही इमेज भी बनी है, तो इमेज डिस्टेंस भी पोल से लेफ्ट हैंड साइड में मेजर हो रहा है, इसलिए वो भी नेगेटिव है। इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है, इसलिए वो भी नेगेटिव है, तो केवल h इसमें पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट केस हो गई थी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाता है, फर्स्ट केस। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो एक ये रे डायग्राम आज और मौका है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे रे डायग्राम। हाँ अच्छा, ये भी नहीं है रे डायग्राम, आप पूरा ट्राई करेंगे, समझेंगे, बुक्स हैं, बुक से समझेंगे, और उसके बाद जब क्लास होगी फिर भी नहीं समझ में आता है, जब रियल क्लास होगी तो वर्चुअल टाइप की क्लासेस है, जब रियल क्लास होगी तो उसमें भी समझा दिया जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है और उसी पाथ को ट्रेस करते हुए बैक चली जाती है। दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। अब जरा समझेंगे, U नेगेटिव, F नेगेटिव, V कहां से मेजर कर रहा है? पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज डिस्टेंस V नेगेटिव। H तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, परपेंडिकुलर अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पॉजिटिव। इमेज हाइट किससे है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे के डायरेक्शन में, माने वो किसके पैरेलल है? फिर नेगेटिव एक्सिस के, इसलिए ये नेगेटिव। तो ये साइन ऑफ कन्वेंशन दो डायग्राम्स के हुए। अब ये साइन ऑफ कन्वेंशन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपके लिए, यहाँ एक बना लेती हूँ। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए तो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद फोकस से निकलेंगी, फोकस से जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, जस्ट बिलो सी, जहां पे जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनेगी। ये सब यही साइन ऑफ कन्वेंशन है। कैसे? U यहां से तक का डिस्टेंस वो लेफ्ट हैंड साइड में है, नेगेटिव। इमेज भी इधर ही है, वो भी नेगेटिव। फोकस क्योंकि कॉन्केव मिरर है, नेगेटिव। H हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। इमेज नीचे बनी है, नेगेटिव। तो केवल एक केस का मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, पॉजिटिव वाले का, जो यहाँ पे बना रही हूँ आपको। फिर मैं कॉन्वेक्स मिरर में एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एक पोजीशन एक्सप्लेन कर दूंगी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में दिया जाए तो वर्चुअल, इरेक्ट और
एनलार्ज इमेज बनती है। देखो ये सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुआ, उसी के पाथ को ट्रेस करते हुए आगे चला गया। अब हम इस साइड मिलाएंगे तो कभी रेज नहीं मिलेंगी, तो वी विल एक्सटेंड डॉटेड। आप जरा अब इससे समझो, ऑब्जेक्ट तो इधर है, यू निगेटिव, फोकस हमेशा इधर ही है, एफ निगेटिव, वी किस साइड है, पोल से राइट हैंड साइड बना है, पॉजिटिव। अब एच ये तो हमेशा ही सीधा रखा रहता है, पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव है। इसके जो कॉन्केव मिरर के 6 रे डायग्राम्स हैं, इसमें 5 रे डायग्राम्स में सारे साइक्लोन कन्वेंशन एक जैसे रहेंगे, यू निगेटिव, एफ निगेटिव, वी निगेटिव, एच डैश निगेटिव, एच पॉजिटिव। केवल एक केस जब वर्चुअल इलेक्ट्रॉन एनलार्ज इमेज बनाता है उस वक्त की केस डिफरेंट होगी, ये वाली केस है। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द साइन ऑफ कन्वेंशंस। नाउ यू शुड ट्राई इट yourself so that you will get it clearly. Now I am going to draw the sign of and explain the sign of convention for convex mirror. पोल, फोकस, सेंटर। देखो ऑब्जेक्ट मान लो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, माने पोल है और इनफाइनाइट माने कितना दूर, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो देखो मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट, तो ये तो हमेशा ही निगेटिव है, तो इट इज निगेटिव, u इज निगेटिव। अब आप जरा ये समझो कि इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, मिरर के पीछे रे नहीं जा सकती है, बट इट विल बी अपीयर टू बी कमिंग आउट फ्रॉम एफ। इसी लाइन को जो डॉटेड में है इसी को स्केल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो माने इस तरीके से ये आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, मैंने फेल। दूसरी सी के डायरेक्शन में मिरर पे इंसिडेंट होती है, ये डायरेक्शन सी का है तो सी के डायरेक्शन में आई अंदर नहीं जा सकती है, मगर क्योंकि मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ी है, क्यों, जो सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है वो हमेशा मिरर पे परपेंडिकुलर होती है और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाए। ये दोनों रेज यहाँ मिल रही है। ये एक रे है, रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में रखा जाता है। तो यू निगेटिव, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर, फोकस आपको किस साइड दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। फोकस हमेशा किस साइड होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो बिहाइंड द मिरर माने जो मेजरमेंट्स इस साइड किए जाएंगे पोल के वो पॉजिटिव होंगे, देयरफॉर एफ इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये दो साइन कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी नहीं बदलेंगे और ये दो साइन कॉन्केव मिरर के लिए, तीनों ही साइन कॉन्केव मिरर के लिए कभी नहीं बदलेंगे। तीसरा साइन भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी नहीं बदलेगा, वो है पॉजिटिव। तो ये तीनों साइन कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी नहीं बदलेंगे, वी का बदलेगा, ठीक है। वी का कैसे बदलेगा, देखो वी किस साइड बनी है बताओ मेरे को, इधर है या इधर है, इमेज इस साइड है, तो इट इज जो मेजरमेंट पोल से लेफ्ट हैंड साइड में किए जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दे आर टेकन नेगेटिव। जो मेजरमेंट पोल से राइट हैंड साइड में किए जाएंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दे आर टेकन पॉजिटिव। जो मेजरमेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में किए जाएंगे वो पॉजिटिव। जो मेजरमेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करे जाएंगे वो नेगेटिव लिए जाते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी नहीं बदलता है, इट इज फिक्स फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए तीनों फिक्स रहते हैं, केवल जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो
तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनती है और इमेज पोल के राइट हैंड साइड में चली जाती है। इसलिए इन साइड में से केवल हमारा दो साइन बदल जाते हैं। एक बदल जाता है, देखो इसमें एच डैश जो है एच पॉजिटिव, एच डैश जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। इस वाले केस में एच डैश पॉजिटिव भी हो जाता है। क्यों हो जाता है एच डैश पॉजिटिव? क्योंकि इमेज भी ऊपर बढ़ी है इसलिए, तो इसलिए एच डैश भी पॉजिटिव हो जाता है। तो मगर ये तीनों नहीं बदलेंगे। 6 ऑन रे डायग्राम्स की 6 पोजीशन है, उसमें केवल इस पोजीशन के लिए एच डैश पॉजिटिव हो जाएगा, बी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा क्लियर करने की कोशिश की है, बट नाउ अगर आपको प्रॉब्लम्स आई तो दोबारा बताया जाएगा। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u। अगर ये पॉजिटिव में है तो u इधर v इधर नहीं रखेंगे हम, ऑलवेज v पहले u बाद में, यही हमें याद रखना है। नेसेसरी है रिमेंबर करना। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है वैसे देखा जाए तो मैथ्स के हिसाब से, मगर फिर लेंस फार्मूला में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि नियर अबाउट एक जैसे हैं। एक में यहाँ पे प्लस साइन है, दूसरे में माइनस है, तो अगर हम इसको इसी सीक्वेंस में याद रखें तो ज्यादा बेटर है। 1/f is equal to 1/v plus 1/u। It is called मिरर फार्मूला। अब मैं बता रही हूँ मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब यह है कि इट इज कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, मान लो कि वो हमने 2 सेंटीमीटर का लिया और इमेज अगर 4 सेंटीमीटर की बनी, इसका मतलब ये मैग्नीफाइड हो गई, डबल हो गई है साइज में। तो मैग्निफिकेशन कभी कभी जरूरी नहीं है कि डबल हो जाए, हाफ भी हो सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का मान लो और इमेज बन गई 1 सेंटीमीटर की, तो आधी हो गई साइज में। तो मैग्निफिकेशन का क्या मीनिंग है? मैग्नीफाई होना मतलब बड़ा होना, मगर मैग्निफिकेशन एक रेशो है। इट इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ image to that of height of object। इसका मतलब h dash अपॉन h। दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला है नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको नेगेटिव लगाना है, इमेज डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। तो हम इन दोनों फार्मूलों को अगर इक्वेट करें तो वी विल गेट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो इसको डिफाइन करें, कैसे करें डिफाइन? इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और it is the negative ratio of the image distance to that of the object distance। और फिर इन दोनों की हेल्प से हमने इसको इस तरीके से तीसरा ही फार्मूला बना दिया, h dash अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन q। हमें ये फार्मूला भी कैलकुलेशन में यूज होगा। अब हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने सारा क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास स्लैब पढ़ा देती हूँ। ट्राई कर रही हूँ कि मैं पूरा ही कर दूँ, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। लेट अस सी कितना कर पाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Whenever a ray of light passes from one transparent medium to other, it changes its path. It is called refraction।
सिंपली इतना ही है रिफ्रैक्शन। अब वो पाथ किस तरीके से चेंज करती है और क्यों चेंज करती है, वो फर्क है। देखो, जो हमें पता है कि मीडिया अलग अलग होते हैं, जैसे ये एयर है हमारे चारों तरफ या फिर वैक्यूम है, तो वो एक मीडियम है। दूसरा वाटर है, ऑयल है, एल्कोहल है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट माने ऑयल को लिया जाए तो हम ग्लास में भरे तो उस पार का तो देख ही सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। ग्लास में पानी भर दिया, इधर खड़े उधर का देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। माने वो मीडियम जिससे लाइट पास हो सकती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, या उसमें रखी हुई चीज हम देख सकते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो whenever a ray of light passes from one transparent medium to other transparent medium, it changes its path. This change in path is due to the change in the speed of light. Since the speed of light is different in different transparent media, speed of light अलग-अलग transparent medium में अलग-अलग है। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हाईएस्ट है। बाकी सारे ही ट्रांसपेरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो अगर मान लो दो मीडिया ऐसे हैं कि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट एक जैसी है, तो लाइट की रे अपना पाथ नहीं बदलती। अब पाथ कहाँ बदलती वो भी तो समझना होगा। ये मान लो कि ये एयर है और यहाँ पे हमने एक ट्रफ में पानी रख दिया, वाटर है, इट इज वाटर। ये रे ऑफ लाइट, व्हेनेवर a ray of light enter obliquely from one, obliquely का मतलब तिरछी, परपेंडिकुलरली नहीं पढ़ना है। अगर वो परपेंडिकुलरली पढ़ती है तो बिना पाथ चेंज किए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली जाती है। Whenever a ray of light, when a ray of light travel oblique from one transparent medium to other transparent medium, it changes its path। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब कभी रे ऑफ लाइट एक ऑब्लिकली एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो ये अपना पाथ चेंज करती है और इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये देखो, हमने ये इंसिडेंट है, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये वाटर है, तो वाटर में लाइट की स्पीड एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर थोड़ी कम है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे न जाके सीधे न जाके अपना पाथ चेंज करके नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन। देखो, इसने कैसा जाना था, ऐसे जाना था सीधा, ये नहीं गई, इसने अपना पाथ चेंज करके टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का। Whenever a ray of light travel obliquely from one transparent medium to other, it changes its path। If the light travel from rare to denser, माने रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, माने रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम, तो अगर रेयर से डेंसर में आती है तो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? डेंस में वो इजीली नहीं जा पाती है, तो कैसी हो जाती, स्लो हो जाती है, और इसीलिए इट गेट शिफ्ट टुवर्ड नॉर्मल। इफ रे ऑफ लाइट travels from two medium, it shifts
अगर इसका उल्टा हो, डेंसर से रेयरर में जाए, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ट्रैवल फ्रॉम टू medium, it bends away from normal। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज एज इट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट स्लोज डाउन, एज इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट स्पीड अप। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बता देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने जा रही हूँ, उसके पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। पहला लॉ, the incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane। दूसरा, the ratio of the sine angle I to sine angle R, sine angle I to sine angle R is constant for a given pair of media and it is called refractive index। ये क्या है? साइन आई साइन आर। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो एंगल के साइन के वैल्यूज होंगे। जैसे साइन अगर 30 है, मान लो ये एंगल 45 है और ये 30 है, तो अगर ये साइन 45 है, मान लो कि लेट आई इज 45 डिग्री एंड आर इज 30 डिग्री, तो साइन आई अगर हम करेंगे तो साइन 45 और साइन 30 रखेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल बताया मैंने अभी, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है इसलिए आपको ज्यादा नहीं पता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट इट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया and it is always remain constant and it is called Snell's law। अब it is the refractive index of the second medium with respect to the first। ये जो दो मीडिया होते हैं उसमें सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये रेशियो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। माने फर्स्ट मीडियम वो है जिसमें से रे ऑफ लाइट चली, सेकंड वो है जिसमें वो एंटर हुई। ये रेशियो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से भी लेना देना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने उसके दूसरे भी डेफिनेशंस हैं, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दूसरे डेफिनेशंस भी पढ़ने हैं। उसके पहले मैं ग्लास स्लैब को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रिफ्रैक्शन मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिए, अब मैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब बताने जा रही हूँ। ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब आई थिंक है मेरे पास, बट आई विल शो यू टुमारो। ठीक है, मैं देख के रखूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको ग्लास स्लैब शो करूंगी मैं। अभी मैं आपको ग्लास स्लैब क्या होता है बता रही हूँ। ऐसे ड्रॉ करके रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये पढ़ना है। मैं जरा इंक भर लेती हूँ, पेन में इंक कम हुई है, मैं भरती हूँ। फिर उसके बाद आज ये पूरा और ऑप्टिकल डेंसिटी ये एक्सप्लेन करना है। ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का बना लिया। अब यहाँ पे हमें मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है,
ये मान लो ग्लास स्लैब है, इसमें हमने नॉर्मल इस साइड ड्रॉ किया है, ये इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, रे ऑफ लाइट एंटर ऑब्लिकली, ये एयर है, इट इज ग्लास, इट इज ऑल्सो एयर अगेन। तो ये रे ऑफ लाइट आई, अब ये कैसा मीडियम है और ये डेंसर, फिर रेयरर, चलो अब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, हो गई। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह ये कहाँ मार्क करना है, बहुत जरूरी है। ये डायग्राम बनाने के लिए आता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर देते हैं, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, दोबारा यहाँ पे हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल और इमर्जेंट रे, इमर्जेंट माने जो ग्लास स्लैब को से बाहर निकल गई, इमर्जेंट, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो ये रे ऑफ लाइट का पाथ कैसे हुआ, ये ऐसी आई, फिर तेजी हुई, फिर बाहर निकल गई। इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ऐसे जाना चाहिए था इसमें, मगर ये ऐसे नहीं गई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इट फर्स्ट इट मूव्स टुवर्ड नॉर्मल एंड देन इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, देन इट फॉलो द पाथ लाइक दिस। द इनिशियल पाथ ये है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पाथ है, तो ये कौन सी रे का पाथ हो गया, इंसिडेंट रे का, और ये कौन सी रे का पाथ हो गया, इमर्जेंट रे का। ये दोनों पैरेलल होती हैं। The path of the incident ray, original path of the incident ray and the path of the emergent ray. Emergent माने वो रे जो लाइट ये बाहर गई है स्लैब के, emergent ray is parallel to each other, ये पैरेलल होती है हमेशा। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहते हैं इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट। What is lateral displacement? Whenever a ray of light passes from a glass slab, the perpendicular distance between the path of the incident ray and the path of the emergent ray is called lateral displacement. माने ये ऐसी थी, ऐसा जाना चाहिए था, ये डिस्प्लेस हो गई इस तरीके से लेटरली, साइडवेज डिस्प्लेस हो गई, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। अगर ये ग्लास स्लैब थिक हुआ, ज्यादा मोटे ग्लास का हुआ, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। It depends on the thickness of the glass slab. It depends upon the quality of the glass slab. माने material. It depends upon the nature of the material of the glass slab. पहला, it depends upon the thickness of the glass slab. It depends upon the nature of the material of the glass slab. माने glass slab का material किस nature का बना, उस पर depend करेगी. And the angle of incidence. Three factors on which the lateral displacement depends. What is lateral displacement? The perpendicular distance between the path of the incident ray and the path of the emergent ray is called lateral displacement. तो ये जो lateral displacement है, इसके तीन फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा थिक हम ग्लास स्लैब लेंगे, lateral displacement उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, उतना ही ज्यादा lateral displacement होगा। और मटेरियल अगर बदल लेंगे ग्लास स्लैब का, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। इसको हम फील कर सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, कैसे? रिफ्रैक्शन को फील कर सकते हैं। ये रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना, जैसे कि हमने कोई शीट ले ली, न्यूज़पेपर है, कई लोगों के आप किसी ऑफिस में जाते हो तो टेबल के ऊपर उनके कुछ मैप्स बने हैं या कुछ समथिंग लिखा हुआ है, उसके ऊपर मोटी ग्लास स्लैब रखी होती है, तो वो सारा हमें उभरा हुआ दिखाई देता थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जितना ज्यादा उभरा हुआ दिखाई देगा, जितना वो थिक होगा ग्लास, माने उतना ही ज्यादा लेटरली डिस्प्लेस दिखाई देगा, नीचे रहेगा मगर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसका डायग्राम बहुत जरूरी है। जब रेयर से डेंसर में जाता है ना, तो I is greater than R. In this angle I is greater than
एंगल आर, और जब इसमें से इसमें जाता है तो ये आई है, एंगल आई इज लेस देन ई एंगल ऑफ इमर्जेंस से छोटा मान, एंगल ई इज ग्रेटर देन एंगल आर। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया। अब मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, मैं बताने जा रही हूँ। देखो एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, उसके टर्म्स में भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम कैसे समझ जाए कि ज्यादा होगा कम होगा? कोई भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर बहुत ज्यादा है